बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम टू 8 o'clock। आई एम शुजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले पिछले कुछ आप कह सकते हैं कि दिहाइयों से वहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात पेश आए हैं। डिफरेंट ममालिक ने जो आलमी क़ुव्वतें थी वहाँ पे उन्होंने हमले किए, डिफरेंट प्रिटेक्ट्स पे किए, लेकिन किसी को भी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। शायद इसीलिए मोरीन डॉड ने एक मरतबा कहा था कि अफ़गानिस्तान इज़ more than graveyard of empires, it's a mother of vicious circles। यानी कि as a cliche goes, if you do not learn from history then you are cursed to repeat it। और वो हिस्ट्री अफ़गानिस्तान में रिपीट होती रही है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। और वो हिस्ट्री रिपीट हुई जब, तो उसमें जिस तरह से अमेरिका को वहाँ पे मुश्किलात पेश आई, जैसे रशिया को वहाँ पे मुश्किलात पेश आई, जैसे सबसे पहले 1879 में जब हम देखें कि ब्रिटिश एम्पायर ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ टारगेट्स रखे, उनको अचीव करने की कोशिश की, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी टुडे नो एज ग्रेट गेम। वो जो एक ग्रेट गेम थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है बरतानवी अफवाज को वहाँ से इनखला करना पड़ा। और जो जिस तरीके से इनखला करना पड़ा, जो लास्ट एक बैटल हुई बिटवीन अफगान्स एंड ब्रिटिश फोर्सेस, तो सिर्फ एक बंदा ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस का बचा, जो ज़ख्मी हालत में जमरूद क्रॉस करके ब्रिटिश टेरिटरी में आया, द देन ब्रिटिश इंडिया, जो कि आजकल पाकिस्तान है, और उसने आके तमाम तर किस्सा बयान किया कि कैसे अफगानों ने वहाँ पे उनका स्लॉटर किया। उसके बाद नाजरीन 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, और सोवियत यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स थे टू गेट टू द वार्म वाटर्स। उन्होंने पाकिस्तान पे नेक्स्ट जो है अपना एडवेंचरिज्म दिखाना था, लेकिन अफगानिस्तान में ही उनको ऐसी हजीमत उठानी पड़ी। आफ्टर 20 ईयर्स जब सोवियत यूनियन ने वहाँ से इनखला किया, आफ्टर 12-13 ईयर्स सॉरी, तो वहाँ से इनखला करते वक्त जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड इट गोज़ टू द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स लाइक यूक्रेन, मोल्डोवा, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूसिया, तमाम तर स्टेट्स को रशिया को छोड़ना पड़ा। मिखाइल गोर्बाचोव साहब जो है अपनी फेमस बुक पेरेस्ट्रोइका में, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है कि रीस्ट्रक्चरिंग, तो उस बुक में वो ये फरमा चुके थे कि हमें ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से और सेंट्रल एशियन स्टेट से जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी के ऊपर एक बर्डन है जो कि रशियन इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो तमाम तर स्टेट्स रशिया से अलहदा हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेयर या इंपॉर्टेंट फिगर था वो अफगानिस्तान था। यानी कि अफगान वॉर के बाद रशिया को वो तमाम तर टेरिटरीज लूज करनी पड़ गई। उसके बाद नाजरीन वॉर ऑन टेरर के प्रिटेक्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया। जो अलकायदा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि अलकायदा ने 9/11 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आके जो है वो इस तरह की एक टेररिस्ट एक्टिविटी की है, जिसमें मोर देन 3000 यूएस इनोसेंट सिटीजन जो हैं वो मारे गए, और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक हमला कर दिया बगैर सोचे समझे कि बाकी जो माजी में वहाँ पे पावर्स के साथ होता रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को जहन में लाए बगैर वहाँ पे अटैक किया। और आज कमोबेश 20 साल गुजर जाने के बावजूद वहाँ पे तालिबान जूं के तू मौजूद हैं। उस वक्त भी अमेरिकन आर्मी का या अमेरिकन गवर्नमेंट का एक ही प्रिटेक्स्ट था कि आप अलकायदा को हमारे हवाले कर दें, और तालिबान ने उनको हवाले नहीं किया, तो तालिबान को पनिश करने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक किया गया। बट तालिबान आर स्टिल देयर, एंड नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ऑन द टेबल्स विद तालिबान। जिन तालिबान को उन्होंने एक्सटर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे अटैक किया था, वो तालिबान आज एक रियलिटी बन चुके हैं, और 9/11 के उस तमाम तर वाक़े के बावजूद आज अमेरिका तालिबान के साथ बैठने पे मजबूर है। ये इस तरह की मिस्टेक्स क्यों की जाती हैं? हिस्ट्री में पहले भी हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब एडोल्फ हिटलर ने रशिया को इन्वेड किया, तो उनको भी ये कहा गया कि आप रशिया को इन्वेड तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट रशिया को इन्वेड कर चुके हैं और उनको हजीमत उठानी पड़ी है, आप रशिया को इन्वेड ना करें। लेकिन हिटलर ने इन्वेड किया, और उसके बाद जो कुछ नाज़ी फोर्सेस के साथ हुआ, अब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाई द ग्लोबल पावर्स आर कर्स्ड टू रिपीट द हिस्ट्री।
and the history is always defeat in Afghanistan. No power, whether it was Britain, whether it was Russia, whether it's United States of America, no power has been able to obtain her objectives in Afghanistan. तो अतीक साहब, वेलकम टू द शो। अतीक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या है ऐसा बैरन वेस्टलैंड, वहां पे तो चटियल पहाड़ पे एग्रीकल्चर है और ना वहां पे जो है वो डिस्कवर्ड रिसोर्सेज हैं, ऑयल हो वहां पे या नेचुरल गैस हो या वहां पे और कोई डिस्कवर्ड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज हो, तो क्यों तमाम तर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो यहाँ पे अफगानिस्तान में आके वो इस तरह का एडवेंचरिज्म करती हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है? शायद अतीक साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, अतीक साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जी मैं आपको सुन रहा हूँ। कि जब अफगानिस्तान के अंदर कोई रिसोर्सेज जो हैं वो पाए नहीं जा रहे, कोई डिस्कवर्ड रिसोर्सेज नहीं है, ना वहाँ पे ऑयल है, ना वहाँ पे नेचुरल गैस है, ना वहाँ पे कोई गोल्ड के ज़खायर हैं, ना वहाँ पे डायमंड्स हैं, तो फिर क्या ऐसी मुसीबत है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाहे वो ब्रिटेन था बैक इन द 19th सेंचुरी, क्यों इन्वेड किया जाता है अफगानिस्तान को? और जब हिस्ट्री मौजूद है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन के बाद फोर्सेस वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती और ना ही अपने जो एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनको अचीव कर पाती हैं, क्योंकि अफगान जो लोग हैं उनकी रेजिलियंस ज़्यादा है। इट्स एन ओल्ड हिंदू प्रेयर दैट ओ गॉड सेव अस फ्रॉम द वेनम ऑफ अ कोबरा, क्लॉ ऑफ अ टाइगर ऑफ एन अफगान। यानी कि अफगान लोगों की वेंजेंस या उनका वेंडेटा या उनकी एक जो रेजिलियंस है वो स्ट्रॉन्ग है कि इट केम एज अ हिंदू प्रेयर फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज के वो अपने जो खुदा उससे वो ये मांगा करते थे कि खुदा हमें अफगानों के वेंजेंस से या उनके बदले से या उनके इंतकाम से बचा। तो जब अफगान का वेंजेंस, अफगान का इंतकाम पूरी दुनिया में इतना माना जाता है और हिस्टोरिकली हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि मुख्तलिफ पावर जो हैं अक्रॉस द ग्लोब वो जब अफगानिस्तान में आई तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो क्यों अफगानिस्तान को बार बार इन्वेड किया जाता है? और जब बरतानिया और रूस को अफगानिस्तान से शिकस्त हो चुकी थी तो अमेरिका ने ये गलती क्यों की? अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों आया? और अगर अमेरिका अफगानिस्तान में आ ही गया था तो अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं अचीव कर पाया? यानी कि जिन तालिबान को एक्सटर्मिनेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अटैक किया वो वहाँ पे मौजूद हैं और अमेरिका अब उनके साथ मुज़ाकरात पे आ गया है। जिनको एक एनिमी समझ के इन्वेड किया गया था अब उनको एक स्टेक होल्डर समझा जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्यों अमेरिका भी इस विशेष सर्कल का शिकार हो गया है। जैसा कि मैंने कोट एक यहाँ पे कोट किया था मोरीन डॉड का कि अफगानिस्तान इज मोर देन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, इट्स अ मदर ऑफ विशियस सर्कल्स। तो अमेरिका इस विशियस सर्कल में क्यों फंस गया? अतीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमेरिका इस विशियस सर्कल में क्यों फंसा जिस विशियस सर्कल में ऑलरेडी बरतानिया और रूस लूज कर चुके हैं? जी आपको हम अगर दूसरी तरह से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर ग्रेट पावर क्यों फंसते हैं अमेरिका बाकी फंसते हैं। बेसिकली अफगानिस्तान की आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि अफगानिस्तान में क्या ऐसा है जो हर ग्रेट पावर आती है और क्यों एशिया में अफगानिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। अगर हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो अफगानिस्तान एक तरफ है हमें वो लिंक करता है साउथ एशिया से, इसी तरह सेंट्रल एशिया से, और तीसरी तरफ ईरान के साथ भी उसका बॉर्डर है। इसका मतलब है कि वो जो गल्फ जो मिडिल ईस्ट है उसकी तरफ एक रास्ता प्रोवाइड है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि अगर कोई भी लोग वहां पर बैठेगा तो वहां पर बड़ा इजीली जो है साउथ एशिया जहां पे दो नेपाल है, साउथ एशिया की बॉर्डर चाइना के साथ है, और सेंट्रल एशिया जिसके बॉर्डर है आगे के साथ है ईरान, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की तरफ रास्ता जाता है, गल्फ स्टेट की तरफ रास्ता जाता है। तो
इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे बैठेगा, वो 3 रीजन में बड़ी आसानी से जो है अपनी रसाई जो है वो मुमकिन बना सकता है। इसी वजह से अफगानिस्तान पे जो है वो हर कोई जो है सारी ग्रेट पावर जो है वो आती है और कोशिश होती है कि इसके साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते तो यहाँ पर हम अपना एक इन्फ्लुएंस या अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले। रिलेशन अच्छे इसलिए नहीं होते, मैंने अभी जिक्र किया कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी जब तक वो स्टेबल नहीं होगी कोई भी मुल्क ऑफिशियली तौर पे या डिप्लोमेटिक रिलेशन या अपनी तजारत या अपना कुछ भी फॉर्मलाइज नहीं कर सकता अपने रिलेशन को अफगानिस्तान के साथ। तो अतीक साहब, जैसा आपने फरमाया कि अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जो स्टेट वहाँ पे मौजूद है वो ईरान को, पाकिस्तान को, चाइना को और बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इवन इंडिया एंड रशिया आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान, क्योंकि ये इट्स एन एरा ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इट्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो जब इतनी इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान की है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तो आप क्या समझते हैं कि जो डेडलाइंस दी जा रही है, क्योंकि हमने देखा ओबामा साहब डेडलाइंस देते रहे, वो पूरी नहीं हुई, फिर इनखला की डेडलाइंस जो है वो ट्रम्प साहब ने दी, वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने पहले कहा था कि हम इलेक्शन से पहले इनखला कर देंगे, फिर इनखला की डेट जो है वो मई की दी, और अब जो है बाइडन साहब कह रहे हैं कि शायद सितंबर में इनखला स्टार्ट किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट है, तो क्या अमेरिका ये जो डेट्स तय रहा है ये एक्चुअल डेट्स हैं या ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है और अमेरिका का कोई प्लान नहीं है अफगानिस्तान को छोड़ने का? क्योंकि आप अगर अमेरिकन मिशन एम्बेसी की एक्सटेंट चेक करें पाकिस्तान में, वो इतनी बड़ी एम्बेसी, इतना बड़ा अमेरिका का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, लगता तो नहीं है कि अमेरिका इतनी जल्दी इस रीजन से पुल आउट करेगा। अच्छा, आप जब ये बात करते हैं अमेरिका की डेट, आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता अमेरिका जो है वहां से विड्रॉ करे। क्यों नहीं लगता? जो है एविडेंस ये है कि अमेरिका की हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जैसी अमेरिका की रही है ना, बार-बार जिसने बताया कि वो जो है वो ओबामा दौर में भी उन्होंने 2040 में विड्रॉल का प्लान लिया था। उसके बाद आपने बताया कि उन्होंने ट्रम्प ने भी एक प्लान लिया, बाइडेन का पता नहीं क्या प्लान दिए। तो सारी हाल में जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका की जो हिस्ट्री है ना, उस हिस्ट्री में जो है वो बार-बार डेट देते हैं, लेकिन निकलते नहीं है या निकलना चाहते हैं। जब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अभी प्लान हो गई है, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा वो इंटेंशन बताते हैं दुनिया को कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो हमें सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका वहां से निकलना जो है वो मजबूरी बन चुका है, बिकॉज़ बहुत ज्यादा वहां पे वो है। लेकिन वॉर ऑन टेरर जब वन में हुई थी, तब उसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर में एक तरफ इराक पे जो है इंटरवीन लिया, तो इसको इस जंग को लगे बहुत साल हो गए हैं। कोई भी ग्रेट पावर जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि जंग को इतनी ज्यादा जो है सस्टेन करना और उस पे इकोनॉमी को स्ट्रांग करना। और दूसरी तरफ इस बात भी अमेरिका को ज्यादा फिक्र है कि अमेरिका निकलने के बाद वहां पे क्या होगा। और मेरा ख्याल है ये फिक्र जो है इस वजह से अपना प्लान देते हैं, लेकिन उसको रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका वहां से निकलना दुनिया को दो जो है वो सिंबल या दो सिम्पटम दुनिया को देगा। सिम्पटम ये होगी कि अमेरिका जो है टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली, टू सम एक्सटेंट। दूसरा ये होगा कि अमेरिका ने अब दूसरी ताकतों को छोड़ने का मौका दिया, तो वहां से निकलना जो है ना वो बिग क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका बार-बार प्लान देते हैं, लेकिन उनकी प्लान को रियलाइज नहीं कर पाते। और दूसरा, अतीक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अमेरिका कंफ्यूज्ड है कि उसको इस टाइम पे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप क्या समझते हैं कि अफगान गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अशरफ गनी साहब तो बड़े जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के बयान देते हैं कि हम वी आर वेल पॉइज्ड टू डिफेंड अफगानिस्तान एंड डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान, और हम अफगानिस्तान को जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं और हम अफगानिस्तान को सिक्योर बना सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है ये अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट कर पाएगी? बिकॉज इनके पास तो जो अमेरिका वहां पे मौजूद था, जब नेटो की जो पावर थी, 38 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब जो है उनका एक अलायंस था, एंड दे फेल्ड टू कंटेन एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल दैट वाज गोइंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ तालिबान। तो क्या अशरफ गनी की गवर्नमेंट, जिनके पास शायद 100 के करीब टैंक हैं, 6-7 के करीब उनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं और इतने ही शायद हेलीकॉप्टर्स होंगे, क्या वो अफगान तालिबान को कंटेन कर पाएंगे? और क्या अमेरिका ये समझता है या आप ये समझते हैं
कि अशरफ गनी साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट इस पूरी अफगानिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगी पोस्ट यूएस विड्रॉल? जी, इसको अगर हम इसी तरह से देखें तो कि अमेरिका ने जो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ तो ज्यादा मुनासिब अगर हम ये कहें कि वो आर्टिफिशियल है। बिकॉज़ अमेरिका के विड्रॉल के बाद में हालात प्रोड्यूस क्या होते हैं इसकी मेरा ख्याल अमेरिका को हमसे ज्यादा फिक्र है और इस रीजन में भी जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ हमें भी इसकी ज्यादा फिक्र है। तो बाद में हालात क्या होते हैं, डेफिनेटली अमेरिका का जो विड्रॉल है वो लिंक है अफगानिस्तान डोमेस्टिक जो है वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि विड्रॉल को प्लान देने से पहले अमेरिका को इस पे फोकस करना पड़ेगा कि वहां पे जो एंटी अमेरिकनिज्म का लेवल है वो किस हद तक है। और मैं साथ साथ ये बताता हूं आपने बहुत अच्छा जो है बुक्स के रेफरेंस दिए हैं। तो बुक आई थी अमेरिका ने वॉर शुरू की थी जोसेफ नाइक की बुक आई थी सॉफ्ट पावर पे। तो उसका कहना ये था बुक में जो अमेरिकन जो है वो रिसर्चर थे ऑफिसर थे उनका ये कहना था कि अमेरिका को ज्यादा फोकस सॉफ्ट पे करना चाहिए। दुनिया बदल चुकी है। अब आप किसी पे फिजिकली किसी को सबमिट नहीं कर सकते बिकॉज़ आप फिजिकल कंट्रोल एक ना एक लूज हो जाएगा जो कि अफगानिस्तान में हो रहा है। उसके बाद अगर आपकी सॉफ्ट पावर वहां पे काम नहीं किया, आई मीन अगर आप वहां फेल हो गए लोगों के हार्ट एंड माइंड को करने में डेफिनेटली जब वहां से करेंगे तो एक बहुत ज्यादा एक वे में जो कि रेजिस्टेंस होगा जितना आपने अपनी चीज को दबाया हुआ वो रेजिस्ट करेगी बात डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जाने के बाद वहां पे कोई हाल ही ज्यादा शुरुआत नहीं होगी। ज़्यादा टेंडेंसीज ये हैं कि अमेरिका के जाने के बाद सूरत हाल खुशगवार नहीं होगी। हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पे हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल इफ्तिखार साहब भी, और फिर हम अतीक साहब और बिलाल इफ्तिखार साहब से क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग द प्रेजेंट पीस प्रोसेस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी विड्रॉ कर जाती है वहाँ से, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल कैसे करेगी जो अफगान गवर्नमेंट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, अगर पोस्ट विड्रॉल अफगानिस्तान में दोबारा से इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वॉरलॉर्डिज्म जो कि अफगानिस्तान का खासा रहा है, खुसूसन जो सोवियत इन्वेजन थी या उसके बाद अब अमेरिकन आर्मी ने जब अफगानिस्तान को कंट्रोल किया तब से वहाँ पे एक वॉरलॉर्डिज्म, एक फैक्शनलिज्म मौजूद है, तो क्या कैसे अफगानिस्तान के अंदर जो है वो उस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया जाएगा? अगर वो इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उसका पाकिस्तान पे कैसा असर पड़ेगा? जी डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में पीस का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज जो है उनको हम ज़रूर कंसीडर करते हैं कि उन पे इसका असर क्या पड़ेगा और वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में जब स्टेबिलिटी आएगी तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक चांस मिलेगा कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करे। डेफिनेटली अफगानिस्तान में अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होती हैं तो उस पे जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन जब मैंने ये बात पाकिस्तान की जब मैंने पाकिस्तान को लीड प्लेस की थी और मेरा मतलब है कि हमें साउथ एशियन पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा। एक जब अफगानिस्तान में बात की जाती है, अफगानिस्तान में पीस की बात की जाती है, तो अफगानिस्तान सराउंडिंग कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनकी सिचुएशन पे भी फोकस किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के यूएस के साथ जो रिलेशन है उनको हम काउंट करेंगे, पाकिस्तान के भी चाइना और इंडिया के साथ जो रिलेशन है उनको हम काउंट करेंगे, और अफगानिस्तान का एक नेबर जो है वो ईरान भी है, उसके क्या रिलेशन है, उसकी दुनिया में क्या स्टैंडिंग है, उसको भी हम काउंट करेंगे। और सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, क्योंकि वो रशिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर है, तो उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो अफगानिस्तान में जब पीस की बात होती है तो पाकिस्तान के अलावा हम दूसरे अफगानिस्तान के नेबर्स को भी देखते हैं कि उन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान में इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा, जहाँ पे अतीक साहब आपने बात की कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है तो रीजन के बाकी ममालिक के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ईरान है, सेंट्रल एशिया है, और उसके अलावा पाकिस्तान चूँकि बॉर्डर पे मौजूद है, हमारा मगरबी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, 2240 किलोमीटर लॉन्ग ड्यूरेंट लाइन, जिसको हमने अब बाढ़ लगा के महफूज बनाने की भी कोशिश की है। लेकिन जब वो वॉरिज्म और इंस्टेबिलिटी आएगी तो ऑब्वियसली उसका एक असर, उसकी एक छाप पाकिस्तान पे भी पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो एक आता है, एक वैक्यूम आ जाता है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका
के बाद, क्योंकि कोई भी कंट्री उसको कोई ग्लोबल पावर जो है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, वो उसको इमिजिएटली उसको कवर अप करने की या उसको फिल अप करने की कोशिश नहीं करेगी। वो बहरहाल एक वैक्यूम ही रहेगा फॉर टाइम बीइंग। अगर इस वैक्यूम में इंडिया पेनिट्रेट कर जाता है, जो कि बड़े अरसे तक कोशिश करता रहा है, जो अफगानिस्तान की प्रेजेंट नेशनल उनकी पार्लियामेंट है, वो भी इंडिया ने उनको एज अ गिफ्ट जो है वो बना के दी है, और बाकी भी वहाँ पे इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका यही कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो अच्छे खासे पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ से वो पैसा जो है वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट करता है और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। तो अगर ये एक पावर वैक्यूम बनता है अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया इसको फिल अप कर देता है, या इंडिया इस पावर वैक्यूम का फायदा उठा के पेनिट्रेट करता है अफगानिस्तान, तो क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं खित्ते पे और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के ऊपर? जी, इसके सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पावर वैक्यूम मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान से निकलने की ट्रंप ने बात की थी, पूरी नहीं हो सकी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई है, और अब ये थोड़ा देखेंगे कि हम अफगानिस्तान को कैसे डील करते हैं, बिकॉज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अफगानिस्तान के अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं जिनको उसने मैनेज करना है। तो वो अफगानिस्तान को देखेंगे कि अफगानिस्तान को कितनी उन्होंने जो है ना वो रिस्पॉन्स देना है। और जहां तक बात आई कि उस वैक्यूम को फिल करने की, तो उसमें आप अगर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स देखेंगे तो ईरान की जो चाइना के साथ डील हो रही है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। रशियन ऑफिशियल्स का पाकिस्तान आना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यूएस का इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन और क्लोज करना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस के विड्रॉल की बात होगी तो उसी वक्त ग्रेट पावर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब ये है कि अमेरिका को रिप्लेस कोई कितना करता है वो अभी बताना मुश्किल होगा, और अमेरिका वहां से अगर निकलता है तो कितने % अमेरिका निकलेगा ये भी बताना मुश्किल होगा। तो ग्रेट पावर जो है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो गई है। लोगों की नजरें जो है जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनकी नजरें ऑलरेडी अफगानिस्तान पर आ चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि पावर वैक्यूम नहीं बनेगा। अगर बना भी, अगर टू सम एक्सटेंट हम इमेजिन कर लेते हैं अगर बनता भी है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, पावर वैक्यूम आप कह रहे हैं कि ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई जो है वो उसको कवर अप कर लिया जाएगा और किसी न किसी तरीके से मैनेज कर दिया जाएगा। हमें ज्वाइन किया बिलाल इफ्तिखार साहब ने, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। बिलाल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कम्युनिस्ट ममालिक से लेकर सरमायादाराना कुव्वतों तक सभी की तवज्जो का मरकज अफगानिस्तान रहा है, और पिछली एक सदी के दौरान तकरीबन एक सदी सवा सदी के दौरान जो है वो 3 बड़ी ताकतों ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, बरतानिया, रूस, अमेरिका। तीनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो पाए, और अफगानिस्तान के अंदर इतना इंटरेस्ट ग्लोबल पावर्स का आखिर क्यों? देखिए, एक तो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जैसे आप जानते ही हैं। सेकेंडली, अफगानिस्तान की अगर आप तारीख उठा लें तो इन्होंने कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली है, आपस में ये लड़ते रहे हैं, लेकिन कभी जब बाहर वाले आए तो ये सारे मुत्तहद हो गए। और आप जानते हैं कि अफगान एक प्रोवर्ब भी है जो खासतौर पे मौजूदा हालात के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है कि यू हैव द वॉचेस, वी हैव द टाइम, कि तुम लोगों के पास घड़ियां हैं लेकिन वक्त हमारे पास है। लेकिन 20 साल से अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन एट द एंड क्या है कि तालिबान ने डिक्लेयर कर दी है विक्ट्री। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा हम जंग जीत चुके हैं, और इस चीज का इकरार जो है ट्रंप ने भी किया और अब बाइडेन को भी करना पड़ रहा है, जो वो निकलने की अब बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा ब्लंडर अमेरिकन से हुआ है वो इन्होंने नेशन बिल्डिंग की कोशिश नहीं की, यहाँ पे इदारे नहीं बनाने की कोशिश की। हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड किया गया, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर या तो करप्शन की नजर हो गया या चीदा चीदा जो सरदार थे वो पैसा खा गए, जबकि एक आम अफगान के लिए मामलात बहुत खराब रहे। और ये 2009 की एक इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक एक तरफ अमेरिका और यूरोप से आए हुए एनजीओ वर्कर्स जो है जो काम कर रहे थे वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे थे, वहां पे $50 के ऊपर जो है तालिबान जो है अपने साथ अफगानों को मिला के जो है वो कोशिश जो है अमेरिकन पे इत्तेहादियों पे हमले कर रहे थे। और आज आप देख लें कि 20 साल के बाद एक फेलियर नजर आ रहा है, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं है बशमूल फौज के और पुलिस के जो सस्टेन कर सके विदाउट आउटसाइड हेल्प।
और इसीलिए अब बात हो रही है कि जैसे अमेरिकन यहाँ पे निकलते हैं तो जो रियासत के इदारे हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि आज जिस सिचुएशन के अंदर अफगानिस्तान है 20 साल के बाद, हालांकि 20 साल एक बहुत लंबा अरसा है, और खुद बाइडन ने कहा कि कई फौजी जो पैदा भी नहीं हुए थे आज वो अफगानिस्तान के अंदर, जो 9/11 के वक्त में वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। तो 20 साल में अफगानिस्तान को बहुत आगे लेके जाया जा सकता था, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, और जिसकी वजह से आज एक बहुत सॉरी स्टेट है, जिसकी वजह से खित्ते के जो ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान हो गया या बाकी ईरान हो गया, हम सब खौफजदा हैं कि अगर मामलात दोबारा 90s की सिचुएशन में जाते हैं तो इसके असरात पूरे खित्ते के लिए बहुत नेगेटिव होंगे। अच्छा बिलाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, जिस तरह की डेडलाइंस दी जा रही हैं ओबामा साहब से लेकर ट्रंप साहब और फिर अब जो बाइडन साहब, डेडलाइंस पे डेडलाइंस है, अभी निकले कि अभी निकले, और ट्रंप साहब ने कहा था कि हम इलेक्शन से पहले विड्रॉल करेंगे, तब भी नहीं हुआ, फिर कहा गया जी मई में विड्रॉल करेंगे, तब भी नहीं हुआ, अब कहा जा रहा है कि शायद सितंबर में विड्रॉल स्टार्ट होगा। हालांकि तालिबान की तरफ से इस चीज को वेलकम नहीं किया गया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, वो चाह रहे हैं कि अमेरिका मई में ही विड्रॉल करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो विड्रॉल की तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्या अमेरिका का सच में ऐसा कोई प्लान है, अमेरिका विड्रॉ करना चाहता है, या सिर्फ ये आंखों का धोखा है, नजरों का धोखा है और सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है? देखिए, टाइम बाय कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि अगले 20 साल भी अमेरिका यहाँ पे रहता है, स्टे करता है, तो वही सिचुएशन होगी जो आज सिचुएशन है। और हम अफगान तारीख में देखते हैं कि जहाँ पे ये आपस में लड़ते रहते हैं, जब कोई आउटसाइडर इनको चैलेंज ना हो, जब कोई आउटसाइड का चैलेंज आता है तो ये एक हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि जब 2001 के अंदर अमेरिका यहाँ पे आया है तो उस वक्त जिन लोगों ने खुशियां मनाई तालिबान की हुकूमत जाने की, कुछ ही अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद वही तालिबान की सफों में आके शामिल हो गए। उसकी वजह क्या थी कि एक तो कल्चर जो है, पश्तून कल्चर के साथ इन्होंने सेंसिटिविटी जो है तरीके से डील नहीं किया। नंबर 2, जो कुछ आपस में एथनिक चीजें थी, आपस में इख्तलाफात थे, वो खुल के सामने आया, नॉर्दर्न अलायंस और उसके बाद जिस तरीके से पश्तूनों को ट्रीट किया गया। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें तो काफी बेहतरी आ रही है, क्योंकि जहाँ पे अमेरिका की तरफ से इंटरेस्ट कुछ और रहा, अब जब उबोर के हवाले से हम जब सुन रहे हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूट बन सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की लहर है। क्योंकि हमने डॉक्टर अब्दुल्ला जो किसी जमाने में पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ थे, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में बड़े पॉजिटिव उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका अगर यहाँ से निकलता है तो चाइना एक ऐसी पावर के तौर पर सामने आ सकता है जो तमाम एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लाके, क्योंकि एट द एंड आप सबने अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करना होता है हर ग्रुप में भी। तो चाइना जो एक ऑफर कर रहा है इंटीग्रेशन और एक जो वो ट्रेड की बात कर रहा है, तो उम्मीद गालिब यही है कि कम अज कम ये जो बनशेरी ग्रुप और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो जरूर उस साइड पे काफी इंक्लाइन भी नजर आ रहे हैं और काफी फायदा होगा। अगर कोई चैलेंज आता है इसमें नजर, तो वो अफगान नाजीज की तरफ से आता है, जो एक फेक किस्म के अफगान नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर जो है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे गैर मुल्की ताकतें भी रहें। ठीक है बिलाल साहब, आप लाइन पे रहिएगा, हम अतीक साहब की तरफ चलते हैं। अतीक साहब, 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। तालिबान जो हैं दे आर द हार्डलाइनर्स, दे वांट अ थियोलॉजिकल स्टेट, और दूसरी साइड पे अफगान गवर्नमेंट है, जो अफगान डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, दे वांट अ लिबरल स्टेट। अब अमेरिका का हो जाता है, अमेरिका लेट्स से सितंबर और मे बी दिसंबर दिस ईयर, तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2022 आप क्या समझते हैं कि कैसे ये दोनों कुव्वतें एक जगह पे आएंगी, इनमें पावर शेयरिंग कैसे होगी? अमेरिका तो चाहता है कि इनके दरमियान पावर शेयरिंग हो। मॉस्को में जो मुज़ाकरात हुए उनमें भी यही बात थी, कतर में जो मुज़ाकरात हुए दोहा में उनमें भी यही बात थी, पाकिस्तान में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी यही बात होती है। लेकिन इन 2 कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के दरमियान पावर शेयरिंग कैसे कराई जाएगी? जी, इन 2 जो है ऑपोजिट आइडियोलॉजीज जो है उनका एक मुल्क में होना कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनमें हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ एशिया को देखते हैं तो श्रीलंका में किस तरह टग ऑफ वार चलता रहा, नेक्सालिस का और उनका तामिल का वो चलता रहा, तो आखिर उन्होंने भी जो है वो उसका सोल्यूशन डोमेस्टिकली निकाला। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ।
और हमें अफगानिस्तान के मसले में ये समझना चाहिए कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजी है और वो पावर में जो है वो एक टग ऑफ वार में आ चुकी है, तो उसमें एक्सटर्नल पावर का जो रोल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंटरनल सर्कमस्टांसिस का है। सो जो एक्सटर्नल पावर्स है उनको बजाय कि खुद मिल बैठ के ये इसका कोई पीस का कोई सोल्यूशन या पीस को स्टेबल करने की जिधर कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि जो डोमेस्टिक उधर के सर्कमस्टांसिस है उसके साथ साथ उस पीस को सपोर्ट करेंगे जो पीस ग्रेट पावर्स या जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं वो फाइन करेंगे। तो इसीलिए तो मैं आपके प्रोग्राम में ये दूसरी तीसरी दफा ये बात कर रहा हूँ कि यूएस के विड्रॉल के करने के बाद हमें किस चीज की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि हालात जो है वो स्टेबल रहेंगे या नहीं, और ज्यादा टेंडेंसी है हालात स्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसके जो भी इसके डायलॉग्स होते हैं तालिबान के साथ या अफगानिस्तान में पीस को जनरेट करने के लिए जो भी कोशिशें की जाती हैं एक्सटर्नल प्लेयर्स की या रीजनल प्लेयर्स की, तो उसमें उनको ये जरूर देखना चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, और ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है उसकी उसकी चैलेंजिंग टास्क जरूर है, इम्पॉसिबल नहीं। कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो दो पावर्स आपस में फाइट कर रही है उनमें भी एक मीडिएशन हो जाए। बिल्कुल। बिलाल इफ्तिखार साहब, अतीक साहब ने कुछ देर पहले एक बुक का हवाला दिया था और उन्होंने उसमें फरमाया था कि एक किताब लिखी गई थी अमेरिका के बारे में, शायद आज से कोई कमोबेश 15-20 साल पहले, और उसमें सॉफ्ट पावर का जिक्र किया गया था कि अमेरिका को सॉफ्ट पावर जो है उसके थ्रू अपने आप को असर्ट करना चाहिए। तो मतलब कि एक इमेज ये है कि अमेरिका शायद अब फिजिकल वॉर्स से ज्यादा अपनी सॉफ्ट पावर में बिलीव करता है और वो अपनी सॉफ्ट पावर से वर्ल्ड को या पूरे अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ने अपने सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अफगानिस्तान में अचीव किए हैं? उसको एक मतलब फिजिकल वॉर तो वो सामने दिख रहा है कि वो हार चुका है और वो तालिबान के सामने घुटने टेक चुका है, लेकिन क्या वो सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अमेरिका अफगानिस्तान में अचीव कर सका है? अमेरिका ने कुछ नहीं अचीव किया मेरे भाई, सिवाय ये कि सैकड़ों लोग वहां पे मारे गए, हजारों लोग मारे गए, अपने लोगों को मरवाया। उसके अलावा आप मुझे बताओ क्या अचीव किया है? अगर अचीवमेंट आप सॉफ्ट पावर को ये कहते हैं कि हेलमेट से कोई मिनरल्स निकाल लिए वगैरह, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक अनस्टेबल जो है अफगानिस्तान छोड़ के वो अब जा रहा है। अगर वो निकलता है तब भी यहाँ पे बुराई है, नहीं निकलता है तो तब भी एक बुराई है। तो बेसिकली अमेरिका ने क्या जब ये जंग शुरू हुई थी क्या ऑब्जेक्टिव थे? अलकायदा को निकालना। तो अलकायदा को तो 9 साल पहले 9 साल के अंदर ही निकाल दिया था, और मैंने उस वक्त 2009 के अंदर कॉलम भी लिखा था जिसको अमेरिकन ने भी पसंद किया। मैंने उसमें यही मेरा थीसिस था कि अमेरिका जंग जीत चुका है टेक्निकली, क्योंकि अलकायदा निकल चुकी है। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान से अगर 2010 में अमेरिका निकल जाता तो तालिबान भी जंग जीत चुके थे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? गैर मुल्कियों को बाहर निकालना। तो दोनों विन विन कंडीशन में थे। तो फिर बिलाल साहब, अगर 2009 में अमेरिका अलकायदा को शिकस्त दे के जंग जीत चुका था, तो फिर अमेरिका ने इतना लंबा उसके बाद 10-12 साल का स्टे अफगानिस्तान में क्यों किया? क्योंकि भैया रियल पॉलिटिक्स है ना। रियल पॉलिटिक्स आप देख लो कि रशिया जो है वो दोबारा अपने आप को मजबूत कर रहा था, दूसरी तरफ चाइना जो है वो निकल रहा था आगे, जो सफ़े अव्वल की पावर उसके अंदर शामिल होना शुरू हो गया था, तो वहां पे नजर रखनी थी। इसी तरीके से ईरान के साथ मामला चल रहा था। अफगानिस्तान आपको पता है ईरान के नॉर्थ के अंदर है, तो यहाँ पे रहने के मल्टीपल पर्पजेस थे जो अमेरिका चाहता था। वरना आप मुझे एक बात बताओ कि अफगानिस्तान के अंदर खुद ये कहते हैं कि ये स्टोन एज के जमाने के लोग जिस तरीके के वहां पे रह रहे, तो वो अमेरिका के लिए क्या सेट बन सकते थे या बन सकते हैं? अलकायदा का अगर कहते हैं तो वो मानते हैं, लेकिन अलकायदा को 2009 में निकाल दिया था और उसके बाद वो स्टेबल नहीं। और अभी भी जब वो बात करते हैं कि अलकायदा दोबारा यहाँ पे मजबूत हो सकती है, तो आप अलकायदा को तो देख रहे हो, अलकायदा तो शायद अब यहाँ पे कभी उस तरीके से मजबूत ना हो सके जो दाइश का थ्रेट है, जिसको इस वक्त चाइना भी फील कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भी फील कर रहा है, जिसे रशिया भी फील कर रहा है, उसकी तरफ आपका इशारा नहीं जाता है और आप उसके पता नहीं क्यों पॉइंट आउट करते हुए यानी कि करना नहीं चाह रहे हो। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इन हालात के अंदर जो पिछले 20 साल से चल रहे हैं, आज एक अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा यानी कि ग्राउंड बन चुका है। ये तो अब जिनको आप विलन शो कर रहे हो, अगर देखा जाए तो दाइश के खिलाफ भी जो कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं तो वो तालिबान की तरफ से ही लिए गए। बिलाल साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे भी और अतीक साहब से भी होगा मेरा। पहले आपसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि
वन लाइन रिस्पॉन्स चाहिए मुझे कि अमेरिका का अफगानिस्तान में स्टे करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉ करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। भाई मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अमेरिका को निकल जाना चाहिए, लेकिन इस हालत में जहाँ पे तालिबान और जो अफगान सोसाइटी है उनके दरमियान मुआहदा हो जाए और आगे अमन और अमान रहे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी कई दहाइयों से इस वक्त जंग चल रही है और इस जंग का डायरेक्ट असरात पाकिस्तान में पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो पश्तून आबादी है वो पाकिस्तान में आबाद है और पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी पश्तून आबादी अफगानिस्तान के अंदर है। बेशक तो बिलाल साहब। और अतीक साहब, आपसे मेरा सवाल होगा कि क्या अमेरिका का अफगानिस्तान से पुल आउट करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या अमेरिका का अफगानिस्तान में स्टे करना पाकिस्तान के लिए बेहतर है? शुजा, काफी शॉप्स पे लिखा होता है, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, काफी शॉप्स पे लिखा होता है यू ब्रेक इट यू ऑन इट। ठीक है, तो मेरा ख्याल है निकलने से पहले वहां पे स्टेबिलिटी जिन मिशन के साथ आए थे उन मिशन को भी इंश्योर करना जरूरी है। अब एक मुल्क में तबाही फैला गया, अब आराम से निकल जाए और कह दे हमसे कुछ अचीव नहीं हो सका, तो उस मुल्क का जो सत्यानाश हो गया है, उस खित्ते का जो सत्यानाश हो गया है, उसको कौन ऑन करेगा? तो मेरा ख्याल निकलना बहुत अच्छा है और निकलने से पहले वहां पे उन ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करना जिसके लिए वहां पे तबाही की गई वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों पैनलिस्ट मौजूद थे। बिलाल इफ्तिखार साहब सीनियर तज्जियाकार हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब ये भी तज्जियाकार है। दोनों का फरमाना था एंड पे कि अफगानिस्तान से अमेरिका का पुल आउट करना बेहतर है, लेकिन जो एक महम या जो एक कैओस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका क्रिएट कर चुका है उसको स्टेबलाइज करने के बाद और उसको सेटल डाउन करने के बाद ही अमेरिका को वहां से निकलना चाहिए। इसी सूरत में अफगान अवाम को भी अमन हासिल हो सकता है और रीजन के बाकी ममालिक भी अफगानिस्तान के इस पीस से जो है वो अपने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।